नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग जो है पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करिए। थोड़ा सा जो है ठंड वाला जो माहौल है, इस माहौल से थोड़ा सा यानी कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आप लोग बाहर आइए, अपनी तैयारी करिए। और आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं डेली, यह न सिर्फ आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि साथ ही साथ में ये करंट अफेयर्स आप लोग जो है जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो भी आने वाली बिहार पीसीएस की परीक्षा हो आपकी, या टीचिंग की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या किसी अदर स्टेट का पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, आप उन सभी एग्जाम्स के लिए यह करंट अफेयर्स हमारा फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हित मित्रों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करिए, ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। हमारा लक्ष्य है कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत ना होने पाए, यह हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि जो भी लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को कुछ इस कदर करें कि अगला वर्ष आने की 2025 का जो उनका वर्ष हो, वो उनके संघर्षों पर विराम चिन्ह लगाने का हो। तो इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई समस्या होती है आपको, निसंकोच होकर आप में से टॉक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अपना कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दे करके सुनने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आपका लक्ष्य आरओ एआरओ की परीक्षा है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेस्ट सीरीज में अभी क्या हो रहा है, ऑफर चल रहा है, यानी कि जिसका प्राइस बेसिकली 1500 रुपए था, इस पे 500 का यानी कि 500 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। और टेस्ट सीरीज का प्राइस हो रहा है आपका ओनली 1000, जिसमें से आपको 47 टेस्ट मिलेंगे। 47 टेस्ट में से आपका जो 42 टेस्ट जो होगा, इस 42 टेस्ट में आपका जीएस और प्लस हिंदी होगा, और इसके अलावा जो आपका 5 टेस्ट होगा, ये 5 टेस्ट आपका करंट अफेयर्स का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें, लेकिन ध्यान रखना टेस्ट सीरीज सबसे महत्वपूर्ण है। दो चीजें, एक पीवाईक्यूज आपका और एक टेस्ट सीरीज आपकी, ठीक है। दोनों चीजों पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, यानी कि अगर पुराने प्रश्न पत्रों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वह भी आपका गलत नहीं होने पाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पीवाईक्यू से एक भी प्रश्न आप गलत करते हैं तो सीधे तौर पर यह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा, यानी कि आते आते प्रश्नों को, जो कि एक तरीके से पेपर आउट टाइप जैसा प्रश्न था, अगर आप वह गलत करके चले आते हैं तो दूसरा अभ्यर्थी आपसे सीधे सीधे जो है कई सारे क्वेश्चन जो है आपसे आगे निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए। ऑफर में है 1047 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। कोई भी क्वेरी करनी है टेस्ट से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड तो 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आपको सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गई छोटी सी इंफॉर्मेशन, और आप आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा 2025 का अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस का है, उसमें कोई डाउट है, एडमिशन लेना है, कोई भी क्वेरी करनी है, तो न सिर्फ आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, बल्कि गूगल फॉर्म फिल करके जो है आप लोग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, उसके माध्यम से भी आप सीधे मेरे से जुड़ सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य टीचर के माध्यम से आपको 25 की रणनीति या फिर पीसीएस की रणनीति, यूपीएससी की रणनीति आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फटाफट आज के करंट अफेयर्स पर। और सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या, रिवीजन। अपनी आंखों को बंद करिए या अपने सामने एक छोटी सी कॉपी रखिए, और जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तुरंत उसका जो उत्तर है वो आपके दिल और दिमाग में आ जाना चाहिए कि कल क्या कुछ आपने जो है स्टडी की हुई थी, राइट। चलिए सबसे पहले, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए बेसिकली चुना गया है? कल हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिशेल बास्टेट को भी हाल ही में क्या हुआ है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। दूसरा, हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर, यानी कि 7 दिसंबर को भी हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेवा झंडा दिवस मनाया गया, जो कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है
डॉक्टर बी आर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण जो दिवस होता है कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कल हमने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ में अन्य कई सारे लोगों के बारे में बताया था कि इन लोगों के बारे में आप लोगों को क्या करना है, रेडी कर लेना है। जैसे कि आपके महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए या अन्य कई सारे लोग हो गए, वो सभी लोग क्या होते हैं, आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। कहां किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया भाई साहब। नेक्स्ट है हाल ही में 3 दिवसीय कृष्ण वेली संगीत निरजनम महोत्सव का मतलब इसकी शुरुआत कहां पर हुई? तो ये विजयवाड़ा में दरअसल इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस योजना के तहत एक नया डीटीएच चैनल जो है शुरू किया गया है? आप सभी लोग डीटीएच चैनल जानते होंगे। हालांकि आजकल तो टाटा स्काई डीटीएच वगैरह का जमाना थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन अभी भी घरों में टीवी मौजूद है और लोग देखते हैं इसको। देखने वाले खासकर बुजुर्ग जो हमारे हैं वो जरूर देखते हैं टीवी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारी पकड़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो धरोहर है एक तरीके से। टीवी भी धरोहर है, टीवी से दूर मत होना। ठीक है, फोन तो ठीक है लेकिन टीवी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीएम ई विद्या योजना के तहत बेसिकली जो है ये नया डीटीएच चैनल शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया ये मैंने आपको कल अच्छे समझाया था कि आखिर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये भेजा आपको भैया म्यांमार को। कल हमने म्यांमार के बारे में आपको बताया था और हमने आपसे अभी कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपके कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके पड़ोसी देशों से पूछे जाते हैं, या वो देश जो चर्चाओं में रहते हैं वो देश और भारत के परिप्रेक्ष्य में कई बार प्रश्न आपके एग्जाम पूछाता है। पेपर सेकंड पॉलिटी का जो पेपर होता है उसमें आईआर अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक जो है टॉपिक है। तो जो भी कोई देश चर्चाओं में रहे तो उस देश में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं उनका भारत पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या कोई रक्षा समझौते से लेकर कोई अलग अलग समझौता होता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भारत पर, ये सभी बातें जो है आप लोग अच्छे से रेडी कर लिया करिए अगर कोई देश चर्चाओं में रहता है तो। ठीक है ना, चलिए। इसके अलावा कल हमने आपसे पूछा था कि बताओ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा, आप सभी लोग जानते होंगे और गीता के बारे में आप सभी लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे। गीता एक ऐसा सार है, एक ऐसा बिंदु है जिससे हम बहुत कुछ जान बहुत कुछ सीख और उससे प्रेरणा लेकर के हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। कर्मण्येवा ह्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। एक गीता में बहुत ही साफ तौर पर कहा गया है और इसलिए घबराइए नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, आराम से मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयत्न करते रहिए। पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने क्या बोला? पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आप सकारात्मक हैं और लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, यही सफलता क्या क्या है, मूल मंत्र है, यही सफलता का राज है। तो लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए। टेंशन होना लाजमी है, टेंशन नहीं होगी इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टेंशन हो रही है इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो टेंशन होना इज द पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर योर स्टडी, राइट। तो टेंशन बिल्कुल लेना तो है लेकिन इतना नहीं लेना है कि ओवरलोडेड हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं हम लोग सीधे तौर पर आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा नैनो एनपीके उर्वरक विकसित किया गया है? अब एनपीके जो है क्या भैया, एनपीके में एन क्या है आपका, ध्यान सुना, एन क्या है, एन है आपका नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन, और इसमें पी क्या है आपका, पी है आपका बेसिकली फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस, और इसमें जो आपका के है, क्या के, ये क्या है, ये है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम है ये आपका, ठीक है, एनपीके। तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बेसिकली ये जो नैनो एनपीके उर्वरक है यानी कि फर्टिलाइजर है, ये क्या किया गया है, विकसित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने क्या, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, या नीति आयोग, या आईसीएआर। आईसीएआर को क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसको बोलते हैं, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। आईसीएआर का नेट भी होता है, जिन लोगों ने एग्रीकल्चर से एमएससी किया होगा वो सभी लोग इससे परिचित होंगे। नेक्स्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के द्वारा भी हाल ही में नैनो एनपीके फर्टिलाइजर विकसित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सामने आपके सामने दिया गया है, पहला पॉइंट एज इट इज वही। दूसरा, इस उर्वरक में क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नैनोकण के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी जगह पर ये एनपीके की क्वांटिटी होगी, अर्थात नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटेशियम की क्वांटिटी होगी, वह चीज क्या होगी, बहुत ही क्या होगी, प्रोडक्टिव होती है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। आपने यूट्रोफिकेशन पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा। और इस समय मेरी कल जो है एनवायरमेंट की मैराथन लेक्चर चल रहा था, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का चलेगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डिकोड एग्जाम के ही पढ़ा हुआ है, तो आप लोग उस पूरे सेशन को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब यूट्रोफिकेशन होता है, क्या यूट्रोफिकेशन अगर आपको याद होगा, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो सीवेज वाटर होता है, क्या सीवेज वाटर, बेसिकली सीवेज वाटर। तो सीवेज वाटर में क्या होता है, ये बहुत प्रोडक्टिव होता है। सीवेज वाटर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सीवेज वाटर में क्या होता है, द प्रेजेंट ऑफ एनपीके, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्वांटिटी क्या होती है, हाई लेवल की होती है। और इसी हाई लेवल के कारण जो भी वाटर बॉडी होती है, क्या, जो भी वाटर बॉडी होती है, इस वाटर बॉडी में क्या होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होता है, जो आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बढ़ जाते हैं, यानी कि जो एल्गल ब्लूम्स होता है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और एल्गल ब्लूम्स के द्वारा किस प्रकार से जो है क्या कुछ घटनाएं घटित होती हैं, यूट्रोफिकेशन में, सुपोषण में आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है। और फिर वहां पर किस प्रकार से जो वाटर बॉडी होती है वो किस तरीके से पॉल्यूट हो जाती है। यूट्रोफिकेशन में यहां पर नहीं समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि किस प्रक्रिया के फलस्वरूप यूट्रोफिकेशन अर्थात जिसको हम सुपोषण कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है। तो सुपोषण की प्रक्रिया ही इसलिए होती है क्योंकि सीवेज वाटर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की क्वांटिटी क्या होती है, हाई लेवल की होती है, राइट, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यूट्रोफिकेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया है और इसके अलावा भी मैंने आपको करंट की क्लास में भी कई बार समझाया है। तो अगर नहीं पढ़ा है आपने तो उसको पढ़ लीजिएगा या फिर गूगल करिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो कल मैं इसको यूट्रोफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा कि एल्गल ब्लूम्स क्या होता है, किस प्रकार से टॉक्सिक सब्सटेंस वो सीक्रेट करता है जो होते हैं, और किस प्रकार से वाटर बॉडी क्या होती है, पूरी पूरी पॉल्यूट हो जाती है। जैसे कि आप लोग अपने गांव वगैरह में देखते होंगे, क्या ये पूरा कोई तालाब होता है, उसके ऊपर पूरा ग्रीन 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 सब कुछ हो जाता है, जो इसको एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं, ठीक है। पूरी वाटर बॉडी क्या होती है, ग्रीन ग्रीन हो जाती है, फिर वो वाटर बॉडी पॉल्यूट हो जाती है और बहुत ज्यादा स्मेल करने लगती है और पूरा तालाब खराब हो जाता है। तो कल मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज पहला टास्क है आपका सुपोषण अर्थात यूट्रोफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों जगहों पर आपसे पूछा जाता है, राइट। चलिए, तो ये बात तय होगी कि भैया अगर ऐसा फर्टिलाइजर कोई बना है जिसमें एनपीके की क्वांटिटी क्या है, बढ़िया है, इसका मतलब कि वो जो भी सॉइल में अगर इसको डाला जाएगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है क्या हो जाएगा, जो फर्टिलिटी रेट है क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। अर्थात फर्टिलिटी रेट, उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी और उत्पादक क्षमता बढ़ने से क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, यानी कि फसल बेहतर होगी अपने आप में, राइट। चलिए, इसके अलावा वर्ष 2021 में इफको द्वारा दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया और 2023 में नैनो डीएपी भी लॉन्च किया गया था। यह भी आपके लिए क्या है, जानना जरूरी है, राइट। और इफको के बारे में आप लोग जानते होंगे, जरा मुझे बताओ कि इफको की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप सभी लोग अगर गांव से संबंधित होंगे तो इफको के अंदर आप सभी लोग जाते होंगे और वहां से यूरिया और बाकी खाद्य वगैरह लाते होंगे, है ना। चलो, तो बताओ जरा इफको की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक 5 ईयर प्लान की घोषणा की है, ऐसा कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी स्लोवेनिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है नेपाल। जरा कमेंट करके बताना मुझे, या फिर आप मन में सोचिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बेसिकली सी, यानी कि स्लोवेनिया के साथ में अभी हाल ही में भारत ने 5 ईयर प्लान की घोषणा की है। क्यों, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 5 ईयर एजेंडा या 5 ईयर प्लान को बनाया गया है स्लोवेनिया के साथ में, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, तो ल्यूब्लियाना इसकी क्या है, राजधानी है। और अगर हम लोग थोड़ा सा मैप में इसको देखने का प्रयास करेंगे, ये है आपका क्या, स्लोवेनिया। और थोड़ा सा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है किसकी सीमाएं, उत्तर में ऑस्ट्रिया। देखो उत्तर में क्या है भैया, उत्तर में देखो ये ऑस्ट्रिया है, देखो ये हो गया ना, ये उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर में क्या है इसके, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। दूसरा, उत्तर पूर्व में भैया इसके हंगरी है, उत्तर पूर्व में। तो ये है कि आपका उत्तर और पूर्व में क्या है, ये उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में क्या हो गया आपका, हंगरी हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा
पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया कहां पर है, ये देखो आपका क्रोएशिया है, ये आपका दक्षिण पूर्व, और इधर पूरा का एरिया क्या है दक्षिण, और हल्का सा एरिया पश्चिम वाला भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये आपका क्रोएशिया हो गया, ठीक है। और पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में इटली है, ये यहां पर देखो, ये दक्षिण पश्चिम में कहां पर है, ये आपका बेसिकली इटली है। यहां पर ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का एरिया, अगर आप देखें दक्षिण, और ये पूरा एरिया यहां से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ये इटली का एरिया आपका इधर हो जाएगा। तो मैप आप लोग देखा करिए, मैप में किस किस देशों की क्या क्या लोकेशन है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जब भी कोई चीज आप लोग पढ़ें तो मैप को ध्यान से देखने का प्रयास किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा टीबी उन्मूलन हेतु कुल कितने दिवस के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है भैया, स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी हैं, और जेपी नड्डा जी ने भी 100 डेज का प्लान टीबी उन्मूलन के लिए बेसिकली लॉन्च किया है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, आपके बायो में अर्थात जो जीव विज्ञान का आपका विषय है उसमें डिजीज अर्थात बीमारियों से संबंधित जो प्रश्न है अक्सर आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे वो वायरल डिजीज हो, चाहे वो एयर बॉर्न डिजीज हो, चाहे वो सॉइल बॉर्न डिजीज हो, कोई प्रकार के डिजीज हो, अक्सर आपके एग्जाम में डिजीज और विटामिन, दो ऐसे चैप्टर हैं भैया जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो लूसेंट जो आपके पास सामान्य अध्ययन की होगी वहां पर पूरी लिस्ट बनी हुई है डिजीज की और विटामिन की, वहां से आप लोग रेडी कर लेना, बैठे मत रहो, नोट कर लो भाई साहब, ठीक है। बुत्त बने बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जो बातें कहता हूं उसको नोट डाउन तुरंत ऑन स्पॉट कर लिया करो। ये सारी बातें दिमाग में आपके गूंजेंगी कब, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तब, इसलिए जितना बोलता हूं उसको नोट डाउन करो तुरंत ऑन स्पॉट फटाफट। तो बेसिकली टीबी उन्मूलन के लिए जेपी नड्डा जी ने 100 डेज का प्लान बनाया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला उसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और जरा मुझे बताओ कि टीबी दिवस, राष्ट्रीय टीबी दिवस या विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके जरा बताना। तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बेसिकली टीबी उन्मूलन हेतु कुल 100 दिवस के राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या किया है, शुभारंभ किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जियो पारसी योजना बहुत ही अच्छी योजना है अपने आप में, और कई बार आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो इस क्वेश्चन को मैंने शायद जून में, शायद जून या जुलाई के अप्रॉक्स मैंने आपको कराया था जियो पारसी योजना के बारे में। जियो पारसी योजना की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2013, 2015, 2016, 2017, जरा कमेंट करके बताओ जियो पारसी योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग कि कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं वो भले ही पुरानी होती हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, और अक्सर आपकी परीक्षाओं में क्या होता है उससे सभी जो प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जियो पारसी योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में होती है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जियो पारसी योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी, याद रखिएगा। और जियो पारसी योजना पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए क्या है, एक प्रकार की सेंट्रल योजना है, अर्थात सेंट्रल पॉलिसी है, यानी कि केंद्रीय योजना है अपने आप में। किसको रोकने के लिए, बेसिकली जो पारसी समुदाय हमारे होते हैं, और आपको पता होगा कि काफी लंबे समय से जो पारसी समुदाय हैं उनकी जो संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसी संख्या को बढ़ाने के लिए, इनकी जनसंख्या को में वृद्धि करने के लिए दरअसल पारसी योजना चलाई जा रही है, राइट। चलिए उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और सुरक्षित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी समुदाय की आबादी को क्या करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत पारसी दंपतियों को चिकित्सा उपचार, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह भी आपको क्या करना है, बेसिकली याद करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके पहले ये प्रोग्राम बेसिकली डिकोड एग्जाम का चलाया जा रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। यूपीपीसीएस 2025 के नाम से फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आपको प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, टीचर से बात करने का मौका, ग्रुप डिस्कशन आपका, मतलब सॉरी टीचर से डिस्कशन अपना, डाउट सेशन आपका, डेली आंसर प्रैक्टिस आपकी, डेली क्विज आपकी प्री की, ये सभी चीजें आपको कराई जाएंगी। बहुत नॉर्मल सी फीस है इसकी। और अगर आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अगर आप मेंस परीक्षा को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जाते हैं, तो ऐसे में आपके द्वारा दी गई जो फीस होगी वो आपको क्या हो जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, आपको वापस कर दी जाएगी। ये डिकोड एग्जाम का आपके साथ क्या है, कमिटमेंट है अपने आप में, ठीक है।
तो बहुत सारी चीजें इसमें कराई जाएंगी। सी सेट भी रहेगा आपका, एसए भी रहेगा, निबंध भी रहेगा, मतलब हिंदी भी रहेगी, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाएंगी। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है और 2025 में एसडीएम बनने का लक्ष्य है या किसी अन्य पद पर बन जाने का लक्ष्य है, तो आप लोग डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके अपनी पीसीएस की तैयारी क्या कर सकते हैं। और इसके लिए 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप लोग जो है व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर और कोई क्वेरी करनी है 2025 पीसीएस के लिए, 26 के लिए या और कोई एग्जाम्स के लिए, तो इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। आपके माइंड में जो भी शंकाएं होंगी एग्जाम की तैयारी को लेकर के, वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। इसके माध्यम से गूगल फॉर्म आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, या फिर आपके अमित शाह जी के द्वारा, या फिर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा? जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया भैया आपका द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और अमित शाह क्या है भैया? अमित शाह हैं आपके भारत देश के गृह मंत्री, और एक मंत्री हैं अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैंने कई बार आपसे बताया भी आपको, और जरा बताओ कमेंट करके सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई है, ठीक है। दूसरा, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं, आप जानते होंगे, और नरेंद्र मोदी जी तो आपके देश के पीएम ही हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। चलो, तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री कौन है? पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों पर सर्वोत्तम अभ्यास नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। किसका? किस नाम से? सर्वोत्तम अभ्यास नामक एक पुस्तिका, ठीक है। इन पुस्तकों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को सर्वोत्तम कार्यों को अपनाने और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात पंचायतों की आती है तो आपके चैप्टर एक दिया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का, ठीक है। उसमें अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति, ठीक है। इन सभी समितियों की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, ठीक है। जीवीके राव समिति हो गई, ठीक है। ये इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, इनका क्रम पूछ लेता है, इनकी स्थापना कब हुई थी, बनाया कब गया था इनको, ऐसा प्रश्न भी आप एग्जाम में पूछा जाता है। और पंचायती राज और नगर निकायों से आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान रखना कि ये वाला चैप्टर भी आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, रेडी कर लेना है। अगर आपके पास पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक होगी तो वहां पर बड़े खूबसूरत तरीके से इस चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। चाहे वो पंचायत की बात हो, नगर निकाय नगर निगम की बात हो, क्षेत्रीय परिषदों की बात हो, छावनी की बात हो, यहां से प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं भैया, इसको नोट कर देना। कई बार हम क्षेत्रीय परिषदों और छावनी वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, वहां से भी प्रश्न विगत वर्षों में पीसीएस ने आरओ ने पूछा हुआ है। तो छावनी, क्षेत्रीय परिषद, नगर निकाय नगर निगम और पंचायतों को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। दिल और दिमाग पे बिठा लो भाई साहब, ठीक है। नहीं तो मैं सच बता रहा हूं बहुत नुकसान होगा आपका। इतना बकबक करता हूं तो इसका कुछ फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बकबक कर रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई गरज नहीं थी आपको बताने की ये तैयार कर लो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कलम उठाओ, रजाई से बाहर निकलो, ऐसे बैठ के खाली मूर्ति के तरीके से बैठ के नहीं देखना है आपको, ठीक है। पेन आपकी चलती रहनी चाहिए, दिमाग और दिल आपका चलते रहना चाहिए, ठीक है। और दिल कहीं और नहीं जाना चाहिए, लेकिन बस, ठीक है। दिल कहीं और जाएगा दिक्कत होगी, दिल यहां रहना चाहिए, दिमाग भी यही रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय नौसेना में नवीनतम मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील को शामिल किया गया है? किस देश के में? अभी हाल ही में रूस में, या अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर नेपाल? तो बेसिकली रूस में अभी यह जो है कारनामा हुआ है, मतलब कि अच्छी बात हुई है, कारनामा क्या, ठीक है। सुशील को शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, ठीक है। चलो, हाल ही में रूस में भारतीय नौसेना में नवीनतम मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील को शामिल किया गया है। और आईएनएस सुशील को नौसेना युद्ध के सभी 4 आयामों यानी कि हवा, ठीक है, एयर, सतह यानी कि सरफेस, पानी यानी कि वाटर के नीचे, और विद्युत चुंबकीय में संचालन के लिए तैयार किया गया है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। बहुत सुपर डुपर अपने आप में मिसाइल अपने आप में है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। यह विभिन्न उन्नत हथियारों से लैस है, जिसमें संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और उन्नत रेंज वाली सतह से हवा
में मार करने वाली मिसाइलें भी क्या हैं, शामिल हैं। तो अपने आप एक बड़ी उपलब्धि क्या है, भारतीय नौसेना के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि इस समय भारत देश अपने रक्षा बजट को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। याद रखिएगा, क्योंकि इस समय ध्यान रखिएगा कि चाइना जैसी महाशक्ति क्या हो रही है, अपने आप में बड़ी तेजी के साथ विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ रही है। और ऐसे में भारत को अपना जो रक्षा है बजट उसको बढ़ाना ही था, लगातार बढ़ाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि विगत कुछ वर्षों में भारत देश ने स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस में बहुत बेहतर काम किया है। 4-5 सेक्टर में प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको जस्ट एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। एक एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, डिफेंस में और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में बहुत बेहतर कार्य किया गया है। आप लोग, ये सराहनीय कदम है और इससे न सिर्फ भारत देश को फायदा हुआ है बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है भारत की छवि बहुत ही मजबूत देश के रूप में जो है सामने उभरी है। और इसका फायदा निश्चित तौर पर हमें आगे मिलने वाला है और आगे अभी मिल भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पनामा में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह जी के द्वारा किसने की है भैया? तो यह बेसिकली जो अध्यक्षता है, सह अध्यक्षता वो की गई है हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो हाल ही में पनामा में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की चौथी बैठक है भैया और इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर जी के द्वारा की गई है। आप सभी लोग जानते होंगे एक बहुत ही सफल विदेश मंत्री के रूप में बेसिकली एस जयशंकर जी जाने जाते हैं। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं अपने आप में और निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ है इनके काम को। और इसके पहले अगर मैं विगत वर्षों की अगर बात करता हूं तो पूर्व में जो विदेश मंत्री हमारी सुषमा स्वराज जी थी, जो कि हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी बहुत ही बेहतर ढंग से जो है कार्य किया था जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी, अपने आप में विदेश मंत्री थे। उनको जो जो पद दिया गया, हालांकि सुषमा जी को बहुत ही बेहतर ढंग से कराया, लेकिन विदेश मंत्रालय के रूप में जो उन्होंने कार्यभार संभाला था विदेश मंत्री के रूप में, सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल निश्चित तौर पर काबिल तारीफ था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सटीक और बहुत ही सारगर्भित जो है अपना भाषण देती थी। और वो इसीलिए क्योंकि उनके पास ज्ञान था। इसलिए आप लोग भी ज्ञान को अर्जित कीजिए। ज्ञान जितना आप अर्जन करेंगे उतना ज्यादा क्या कहोगे, आप आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा बहरीन के बारे में बात कर लेते हैं तो बहरीन की राजधानी क्या है? पनामा है। मुद्रा बहरीन दिनार है। और अगर थोड़ा सा हम इसको मैप में देखने का प्रयास करते हैं तो बेसिकली क्या है, ये पैसिफिक गल्फ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और बेसिकली फारस की खाड़ी में है, सऊदी अरब के पूर्व में स्थित है। सऊदी अरब के पूर्व, सऊदी अरब कहां है भैया? ये है आपका सऊदी अरब। और सऊदी अरब का पूर्व दिशा क्या हो गया? सऊदी अरब का पूरब जो हो गया ये वाला एरिया। तो यहां पर क्या है? बहरीन आपका जो है बेसिकली यहीं पर क्या है, अवस्थित है। पैसिफिक यानी कि फारस की खाड़ी में है ये स्थित। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्षेत्रफल की बात करते हैं। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग अगर बात करते हैं 760 वर्ग किलोमीटर मात्र है। बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है भैया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस, सो प्लीज नोट डाउन दिस। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे तुरंत बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं, तुरंत कमेंट करो, फटाफट फोन उठाओ, जरा देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। कमेंट करके मुझे बताओ, सबके कमेंट आज मैं देखूंगा किसने सही बताया किसने गलत बताया। गलत बताने से डरना नहीं है और यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप अगर गलत जवाब देंगे तो आपको कोई कुछ बोलेगा। कमेंट में कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, टेंशन मत लेना। बस मैं देखना चाहता हूं कि आपको मानवाधिकार दिवस के बारे में पता है या नहीं, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। जरा फटाफट मुझे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, आई थिंक दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं बता देता हूं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस बेसिकली मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम की बात करते हैं तो हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी है, ये हमारी थीम है। और अभी क्या है, बेसिकली जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, उसने बताया
कि मानवाधिकार उल्लंघन के 23 लाख से अधिक जो है मामले दर्ज किए गए हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में लगभग 256 करोड़ रुपए की राशि जो है क्या की गई है, सिफारिशें जो है की गई हैं। आप लोग पता होगा कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है और ऐसे में बहुत सारे केसेस क्या होते हैं, दर्ज होते हैं। ठीक है, तो मानवाधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है, इसीलिए जो है ये बेसिकली मनाया जाता है। बाकी इसका इतिहास आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है और आगे भी इसकी पूछे जाने की संभावना क्या है, बनी रहेगी हमेशा से। इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा, ये आपका अभ्यास प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है जिसमें आपको बेसिकली 15 आरओ का टेस्ट, 10 पीसीएस का टेस्ट और 5 सीसेट का टेस्ट दिया जाएगा। हालांकि पीसीएस का एग्जाम तो अभी आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। करीब 9000 क्वेश्चन के माध्यम से, 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस का आपका रिवीजन कराया जाएगा। चाहे आरओ के अभ्यर्थी हो, चाहे पीसीएस के अभ्यर्थी हो, इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नए ट्रेंड जो आपका एग्जाम का है, उस नए एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही यहां पर सभी चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन के लिए मिलेगा आपको, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट की मिलेगी, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और 5000 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशंस ऑन पीडीएफ बायलिंगुअल क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको मिलेंगे, यानी कि बायलिंगुअल क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसकी व्याख्या अपने आप में अच्छी होगी। आप लोग जुड़िए और अपने प्रोग्राम से जो है इसका फायदा उठाइए। इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो टेस्ट लिखना होगा, व्हाट्सएप पर आपको भेज देना होगा जो नीचे दिए गए नंबर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम पर भी अभी ऑफर है, यानी कि प्रोग्राम आपका था 1200 रुपए का, लेकिन अभी ऑफर है तो ये 400 रुपए का डिस्काउंट है और 400 डिस्काउंट करने के बाद ये 800 रुपए में आपको बेसिकली ये टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है मुख्य परीक्षा का कि इंटरनेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। क्या इंटरनेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। कल हमने आपको इसको बताया भी था। ये आपके जीएस पेपर सेकंड में जो आपका गवर्नेंस का जो पार्ट है, GOVERNANCE, गवर्नेंस का जो सेक्शन है उसी का पार्ट है। ये यूपीएससी भी है और पीसीएस में भी है, क्योंकि यूपीएससी का जो 4 पेपर स्टार्टिंग का है, जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और पीसीएस का जो जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो क्या है, सेम है, एज इट इज है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपसे कल इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो छोटा सा प्यारा सा एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कमेंट कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। और जो हमने टास्क आपको दिया है उन टास्क को आपको क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा सपोर्ट आपके साथ में है। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, सकारात्मक रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।